चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे थे सेल इनवेलॉप के बारे में, यानी कि कोशिका के आवरण के बारे में। कोशिका का आवरण में बताया गया था कि ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं हम लोग ये ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह से हो सकता है। अगर ये लूज है तो ये स्लाइम लेयर कहलाता है, यानी औपंक अस्तर। और अगर मान लीजिए कि ये टॉफ है और मोटा है, थिकनेस है उसमें थिक है, मोटा है और टॉफ है यानी कठोर है, तब उसको कैप्सूल कहा जाएगा, यानी संपुटिका कहा जाता है। कैप्सूल को हिंदी में संपुटिका कहते हैं। ये पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे। अच्छा, आज हम लोग को बात करना है, यानी हम लोग पढ़े हुए थे सेल वाल तक पढ़ लिए थे, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा दिए थे, फिर सेल वाल आपको बताए थे कि सेल वाल ये इनका मध्य स्तर होता है। चूंकि सेल इनवेलॉप जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका 3 आवरण से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी आवरण को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसके बाद वाले स्तर को, उसके बाद वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और सबसे अंतिम वाले लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें तीनों लेयर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का ये ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिए थे, बाहरी लेयर, और मध्य लेयर हम लोग पढ़े थे सेल वाल। सेल वाल क्या करता है, तो सेल को शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, और संरचनात्मक सपोर्ट में के लिए भी, यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट, संरचनात्मक सहायता के लिए भी मदद करता है। साथ ही साथ सेल वाल जो है कोशिका को नष्ट होने से बचाता है, पिचकने से बचाता है, ताकि ये कोशिका बर्बाद ना हो। ठीक है, ये बातें हो चुकी थी। आज हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग डालिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा झिल्ली। हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा झिल्ली। चलिए, हेडिंग डाल दीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अच्छा, आप सुनिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीसरे नंबर में ये क्या होता है, तो सर इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे आंतरिक स्तर होता है। चाहे हम ये भी बात बोल सकते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का आंतरिक स्तर है, इनर लेयर है। ठीक है, यानी ये बात लिख सकते हैं, यह आंतरिक स्तर होता है, इनर लेयर आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, यह आंतरिक स्तर होता है। अच्छा, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, यह प्रकृति में यह अर्ध पारगम्य प्रकृति का होता है। इट इज सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य प्रकृति का होता है। ठीक है, अर्ध पारगम्य होता है इन नेचर, प्रकृति में। एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड, और यह बाहरी प्रकृति में बाहरी वातावरण से ये इंटरेक्ट रखता है, यानी कि आपसी जो बोला जाता है इंटरेक्शन रखना, ये सेल वाल है जो कोशिका के बाहरी वातावरण को भी इंटरेक्शन में रखता है, इंटरेक्ट करके रखता है। कब कैसा मौसम चेंज हुआ, कब हीट बढ़ा, कब हीट में कमी हुई, इससे इंटरेक्शन जो रखता है, जो संबंध रखता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। अच्छा, दिस इज स्ट्रक्चरली, यानी कि यह संरचनात्मक रूप से सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, यह यूकैरियोट में पाए जाने वाले प्लाज्मा झिल्ली के समान ही ये भी होता है, जो यूकैरियोट में पाया जाता है। मतलब कि प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट में पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होता है। ठीक है, तो इस तीनों पॉइंट को पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम हिंदी बोल के लिखवाते चलते हैं। हिंदी लिखिए, प्लाज्मा झिल्ली। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट लिख लिया क्या हिंदी, यह आंतरिक स्तर होता है, हो गया। चलिए, अब उसके बाद लिखिए, यह प्रकृति में अर्ध पारगम्य होता है। यह प्रकृति में अर्ध पारगम्य होता है। यह प्रकृति में अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, यह प्रकृति में अर्ध पारगम्य
यानी पारदर्शी अर्धपारगम्य होता है। और इसी के कारण कोशिका बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। और इसी के कारण कोशिका बाहरी वातावरण से, आउटसाइड मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट, बस समझ में आया, यानी इन्वायरमेंट से, वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। और इसी के कारण कोशिका बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक के ही समान होता है। यह संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक के समान होता है। यह संरचनात्मक रूप से यूकैरियोट के समान होता है। यह संरचनात्मक रूप से यूकैरियोट के समान होता है। हो गया, यह संरचनात्मक रूप से यूकैरियोट के समान होता है। अब आइए मेसोसोम के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मेसोसोम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो प्लाज्मा झिल्ली सबसे आंतरिक स्तर को बोलते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की ओर, प्लाज्मा झिल्ली जब अंदर की ओर क्या होती है, धंस जाती है, तो इसके कारण जो संरचना का निर्माण होता है वही होता है मेसोसोम। यही है मेसोसोम। तो मेसोसोम क्या है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ धंसने के कारण, यानी फोल्ड होने के, वलय होने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि यह प्लाज्मा झिल्ली के वलय के कारण आंतरिक भाग की ओर, अंदर की ओर धंस रहा है। तो जब अंदर की ओर धंसता है तो उसके कारण इस संरचना को क्या बोलते हैं, ये मेसोसोम कहलाता है। जो संरचना बनेगा वो कहलाएगा मेसोसोम। ठीक है। अच्छा, इट इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत वेसाइकल, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, वेसाइकल। अच्छा, इसके अंतर्गत वेसाइकल, जैसे आप लोग पढ़े ही हैं, वेसाइकल के बारे में बताया ना गया है जी। अरे ब्लड वेसाइकल्स नहीं पढ़े हैं, रक्त वाहिकाएं। तो वाहिका, ट्यूब्यूल, नलिका और लैमिला, पट्टिका, ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आपसे पूछा जाएगा मेसोसोम के अंतर्गत कौन कौन होता है, तो बस आप क्या बोलिएगा, वाहिकाएं, नलिकाएं और पट्टिकाएं। बस समझ में आया, यानी कि वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिला। चलिए जरा इसको आप लोग हेडिंग डालेंगे, पहले मेसोसोम। दूसरे नंबर में आप हेडिंग डाल दीजिएगा पहला, मेसोसोम एंड क्रोमैटोफोर। मेसोसोम एंड क्रोमैटोफोर। चलिए, मेसोसोम और क्रोमैटोफोर। ठीक है, मेसोसोम और क्रोमैटोफोर। हो गया। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। वही हुआ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि झिल्लीनुमा संरचना। मेसोसोम और क्रोमैटोफोर लिख लेंगे, हेडिंग डालिए। अब उसमें से हम लोग पहला नंबर मेसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। मेसोसोम हेडिंग डालिए और मेसोसोम के बारे में लिखिए, बता दिए। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी ये कैसे बन रहा है, मेसोसोम और क्रोमैटोफोर। सर ये झिल्लीमय संरचना है। झिल्लीमय संरचना कैसे, तो झिल्ली के द्वारा ही बन रहा है। ये कौन सा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, यानी प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है। यानी आप बोल सकते हैं कि मेसोसोम एक ऐसा संरचना, एक ऐसा झिल्लीनुमा संरचना है
जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ धंसने के कारण उत्पन्न होता है। लिख लीजिए इसको, हिंदी लिखेंगे इसका, मेसोसोम में लिखिए, यह एक ऐसा झिल्लीमय संरचना है। हाँ, इसी में लिखना है, यह एक ऐसा झिल्लीमय संरचना 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 है जो प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव के कारण उत्पन्न होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव के कारण उत्पन्न होता है। हो गया, जो प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव के कारण उत्पन्न होता है। यह एक ऐसा झिल्लीमय संरचना है जो प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अंतर्गत लिखेंगे पुटिका, नलिका और पटलिका। इसके अंतर्गत अगला एरो देकर लिखना है, इसके अंतर्गत पुटिका, नलिका और पटलिका, पुटिका यानी कि वाहिका को ही बोलते हैं, इसलिए लिख लेंगे पुटिका, नलिका और पटलिका शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? पुटिका, नलिका और पटलिका शामिल होते हैं। हो जाएगा, पटलिका शामिल होते हैं। चलिए, अब पहले एक बार हम लोग इस फिगर को समझ लेते हैं। देखिएगा, यहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं, फ्लेजेला है, इसका कसाभिका है जिसके द्वारा गति करता है, ये बता ही गया था, जैसे यहाँ भी हो सकता है, ये फ्लेजेला कसाभिका। अब देखिए, ये प्लाज्मिड है, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में हम लोग बताए थे, बात किए थे। यहाँ राइबोसोम एक नया दिख रहा है सर, 70S राइबोसोम दिख रहा है। राइबोसोम 70S और 80S होता है, जिसमें से 70S जो है ये प्रोकैरियोटिक में होता है। 70S वाला राइबोसोम जो है 70S राइबोसोम का टाइप है, जो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसको कैप्सूल बोल रहे हैं। कैप्सूल यानी कि यही है ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स जब टॉप हो यानी कि कठोर हो और थिक हो यानी मोटा हो, तब उस ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग कैप्सूल कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ये लेयर जो है सेल वॉल हो गया, यानी कोशिका भित्ति हो गया। और कोशिका भित्ति के अंदर जो लेयर होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली के फोल्डिंग को ही, प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोसोम कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव को मेसोसोम कहा जाता है। मेसोसोम के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है? यहाँ जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियर मटेरियल यानी केंद्रक में पाए जाने वाली पदार्थ। अच्छा, मेसोसोम में क्या क्या पाया जाएगा? वेसाइकल, ठीक है, ट्यूब्यूल्स और लैमिला, यानी पट्टिका, नलिका और पटलिका, या वाहिका, नलिका और पटलिका। हो जाएगा, आया समझ में? हटा दिया जाए अब इसे, पट्टिका, हटा दें, लास्ट वाले को पटलिका इसको कहते हैं, लैमिला को पटलिका, पुटिका, नलिका और पटलिका। चलिए, अब सुनिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मेसोसोम के कुछ फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका क्या क्या कार्य होता है। पहले अब हम लोग इसके कार्य को समझते हैं। मेसोसोम का कार्य क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। फंक्शंस ऑफ मेसोसोम, यानी मेसोसोम का कार्य। अब क्या क्या कार्य होता है? सबसे पहले फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, ये मदद करता है कोशिका भित्ति के निर्माण में, यानी कि सेल वॉल के निर्माण के लिए भी ये होता है। फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन इसका कार्य क्या चीज में है? कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए।
दूसरा कार्य फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं बाबू प्रतिकृति। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिकृति। और प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? तो जब मान लीजिए कि जब डीएनए से कोई डीएनए का निर्माण अगर करता हो तो वो क्या कहलाता है? तब उसी को रेप्लिकेशन कहा जाएगा। यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण करना रेप्लिकेशन कहलाता है। प्रतिकृति यानी कि कॉपी तैयार करना प्रतिकृति कहलाता है। बस समझ में आया? उसको प्रतिकृति हम लोग कहते हैं। अब सुनिएगा, तो सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए। दूसरा फॉर डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए के प्रतिकृति के लिए, चाहे गुणसूत्र के प्रतिकृति के लिए, यानी कॉपी तैयार करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे आप लोग पढ़िएगा बाबू, जब डीएनए से आगे आपको बताया जाएगा, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये आगे आपको सेंट्रल डोग्मा में यानी बताया जाएगा। ठीक है, जब डीएनए से डीएनए का निर्माण हो तो रेप्लिकेशन, ठीक है, तब इसको क्या कहा जाएगा? रेप्लिकेशन कहा जाता है, यानी प्रतिकृति। अच्छा, जब मान लीजिए कि डीएनए से आरएनए का निर्माण हो, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण हो तब उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो तब उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, तब उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया? डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया यानी कि आपका ये सेंट्रल डोग्मा इसको कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना समझिएगा, रेप्लिकेशन मतलब हुआ डीएनए से डीएनए का बनना। यानी फॉर ये क्या बोला गया? फॉर डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए के प्रतिकृति के लिए ये कार्य करता है। दूसरी बात, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम टू डॉटर सेल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी क्रोमोजोम से ये डॉटर कोशिकाओं को, क्रोमोजोम को डॉटर कोशिकाओं में बांटने का काम करता है। यानी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम, यानी क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बांटता है। डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांटना। ठीक है, बांटता है, तोड़ता है टू डॉटर सेल, डॉटर कोशिकाओं में गुणसूत्र को बांटने का भी काम करता है। यानी डॉटर कोशिका मतलब हो गया संतति कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, अगर मान लीजिए कि कोई जैसे बैक्टीरिया ही है, तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, आप भी जानते हैं, खंडन होता है ना जी, बाइनरी और मल्टीपल दोनों ही होता है, यानी द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। तो जब मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया टूट के दो बैक्टीरिया में डेवलप हो रहा है, तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर, एक बैक्टीरिया टूट के दो बैक्टीरिया में जो बंट रहा है, तो दोनों ही बैक्टीरिया में बराबर बराबर डीएनए का, चाहे क्रोमोजोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन कर रहा है? तो सर मेसोसोम करता है। प्रोकैरियोट में, ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, प्रोकैरियोट में एक कोशिका जैसे कि दो कोशिकाओं में टूटता है ना जी, तो इसके जो आनुवांशिक पदार्थ है, चाहे इसका जो क्रोमोजोम है, ये बराबर बराबर बांटना जरूरी है। तो इसको बांटने का काम कौन करता है? मेसोसोम का काम होता है ये। अच्छा, उसके बाद फॉर इंस्पायरेशन एंड सिक्रीशन, यानी कि श्वसन के लिए और श्रवण के लिए, मतलब किसी भी चीजों को स्रावित करना है तो मेसोसोम स्राव करने का काम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्राव का काम यही करता है। यानी जैसे कि आप नहीं नाक से स्रावित करते हैं, पोटा को निकालते हैं ना, तो उस तरह ये स्रावित करने का काम करता है। तो इसका भी रिस्पायरेशन यानी श्वसन, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, यानी कि ये श्वसन, और सिक्रीशन यानी श्रवण, यानी स्राव करने की जो प्रक्रिया होती है बॉडी से किसी भी चीजों का। तो बॉडी से जैसे हम लोग स्रावित करते हैं काफी सारी चीजें, सलाइवा का स्राव हम लोग करते हैं माउथ में, आंख से टीयर आंसू का स्राव होता है, स्टोमैक से HCl का स्राव होता है। ठीक है, तो ये सब सिक्रीशन हो गया। उसी तरह इनमें भी जो स्राव होता है और जो भी ये श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस सब में भी मेसोसोम का कार्य होता है। अच्छा, उसके बाद टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा झिल्ली के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एरिया को, क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड इंजाइमेटिक कंटेंट, और इंजाइम की मात्रा को भी बढ़ा देता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्षेत्रफल तथा इंजाइम के मात्रा को बढ़ा देता है। बात समझ में आया? तो ये सब कार्य हो गया किसका? मेसोसोम का। अब आप लोग पहले इसको उतारिए, फिर हिंदी हम बोलते हैं। हिंदी लिखेंगे इसका,
हेडिंग मेसोसोम का कार्य डाल दिए। अब इसमें पहला नंबर लिखिए कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए। इसका कार्य कहाँ कहाँ होता है, तो कोशिका भित्ति के निर्माण। पहला कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण। लिखेंगे पहला कार्य कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति का लिखिए पहला नंबर में क्या लिखे हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण। दूसरा नंबर में लिखिए डीएनए प्रतिकृति। ये सब कार्य है, कहाँ कहाँ इसका कार्य होता है, डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए का डीएनए से बनाना, डीएनए को डीएनए से तैयार करना, कॉपी बनाना। डीएनए प्रतिकृति हो गया, डीएनए प्रतिकृति। अच्छा उसके बाद लिखेंगे गुणसूत्र का संतति कोशिकाओं में वितरण। गुणसूत्र का अरे डीएनए का प्रतिकृति कितना बार आप लोग सुनते हैं, हिंदी तक नहीं लिखने आ रहा है, इंग्लिश तो नहीं आता है मानते हैं, हिंदी नहीं आ रहा है, घर पे पढ़ा करिए आप लोग। डीएनए प्रतिकृति हो गया। अब तीसरे नंबर में लिखिए गुणसूत्र का संतति कोशिका में, गुणसूत्र का संतति कोशिका में वितरण, गुणसूत्र का संतति कोशिका में वितरण। होगा बहुत जल्द अलग अलग होगा। गुणसूत्र का लिख लिए, गुणसूत्र का संतति कोशिकाओं में वितरण, गुणसूत्र का संतति कोशिकाओं में वितरण। उसके बाद लिखिए श्वसन तथा श्रवण, श्वसन तथा श्रवण में, श्वसन तथा श्रवण, श्रवण श्रवण, श्वसन तथा श्रवण में यानी श्राव करने में, श्वसन तथा श्रवण में। उसके बाद लिखिए प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के सतह क्षेत्रफल तथा, प्लाज्मा झिल्ली के सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, प्लाज्मा झिल्ली के सतह क्षेत्रफल तथा एंजाइम की मात्रा, प्लाज्मा झिल्ली के सतह क्षेत्रफल तथा एंजाइम के मात्रा को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने में कर दीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली तथा क्या लिखे हैं, प्लाज्मा झिल्ली के क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, प्लाज्मा झिल्ली के सतह क्षेत्रफल तथा एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ये सब इसका कार्य हो गया, इन सभी अलग अलग जगहों पे इसका कार्य है। ठीक है, तो अब हम लोग मेसोसोम देख लिए। दूसरा पॉइंट हमारा है क्रोमेटोफोर। ये एक पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर क्या है, दीज आर द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट्स, यानी ये भी मेम्ब्रेनस से इनफोल्डिंग है, मतलब मेम्ब्रेन के ही फैलाव से बना है। किस तरह मेसोसोम किससे बना था सर, मेम्ब्रेन के फैलाव से बना था, यानी कि झिल्ली के फैलने से बना था, मेम्ब्रेन फोल्डिंग से बना था। उसी तरह ये भी मेम्ब्रेन के फोल्डिंग इनफोल्डिंग से बना होता है। इसीलिए इस दोनों में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी ये दोनों झिल्लीमय संरचना होता है। अच्छा आप देखिए ये क्या है सर, इट इज क्रोमेटोफोर क्या है, अब दूसरे नंबर में क्रोमेटोफोर। अच्छा ये क्या है, तो दीज आर द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग, यानी कि यह पिगमेंट यानी वर्णक युक्त झिल्ली में, ये क्या बोलिएगा, बोलेंगे मेम्ब्रेन, पिगमेंट यानी वर्णक, कंटेनिंग यानी वर्णक युक्त, वर्णक युक्त झिल्ली में फैलाव होता है इन सम प्रोकैरियोट, यानी कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह क्या होता है जी, पिगमेंट कंटेनिंग यानी पिगमेंट रहित सहित
अच्छा है पिगमेंट युक्त यानी वर्णक युक्त झिल्लीमय फोल्डिंग होता है, इनफोल्डिंग होता है यानी कि फैलाव होता है। ठीक है, इसको जरा एक बार नोट करिए, ये किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया में ऐसा दिखाई देता है। यानी साइनोबैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें पिगमेंट युक्त, पिगमेंट नहीं होता है जी, कौन सा इसमें पिगमेंट बताए हैं आप लोगों को? साइनोबैक्टीरिया में पौधों के समान, हरे पौधों के समान क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके कारण ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी उन्हीं का ना दूसरा नाम है, नीलहरित शैवाल। अरे साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरित शैवाल, नीले और हरे रंग के, इसमें भी लाल रंग के भी होते हैं, बताए थे, ट्राइकोडेस्मियम बताए हुए थे, रेड कलर में जो होता है वो ट्राइकोडेस्मियम बैक्टीरिया नहीं है, आप प्रोटिस्टा में चले गए। अच्छा इधर देखिएगा, क्रोमेटोफोर क्या होता है? दीज आर द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स इनफोल्डिंग, यानी कि यह झिल्ली युक्त, सॉरी वर्णक युक्त क्या होता है? झिल्लीनुमा फैलाव होता है। ठीक है, जैसे किसमें होगा? ये नीलहरित शैवाल में, बीजीए में। इस पॉइंट को उतार लीजिए एक बार। हो गया? अच्छा क्रोमेटोफोर को इसको ना हम लोग एक और नाम से वर्णकी लवक भी बोल सकते हैं, वर्णकी लवक, वर्णकी लवक। ठीक है, क्रोमेटोफोर का हिंदी होता है वर्णकी लवक, लिख लीजिएगा, वर्णकी, वर्णकी, वर्णकी लवक। हो गया, वर्णकी लवक भी कहते हैं। वर्णकी लवक। चलिए अब इसका हिंदी लिखिए, हिंदी लिखेंगे, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे साइनोबैक्टीरिया में, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे, देख लिए, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे, जैसे साइनोबैक्टीरिया में, जैसे साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में झिल्ली में विस्तार होता है, झिल्ली में विस्तार होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे साइनोबैक्टीरिया में झिल्ली में, झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे, जिसे, जिसे क्या कहा जाता है? वर्णक लवक कहा जाता है, जिसे वर्णक लवक कहा जाता है। इसे वर्णक लवक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्णक कंटेनिंग झिल्ली है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे ये भी बात, ये झिल्ली, सॉरी ये वर्णक युक्त झिल्ली होते हैं, ये वर्णक युक्त झिल्ली होते हैं। वर्णक यानी पिगमेंट होता है इसमें, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन होते हैं, ये वर्णक युक्त झिल्ली होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, जो प्लाज्मा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी साइनोबैक्टीरिया है, तो ये तो ऐसे
होते हैं ना, फिलामेंट में होते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, फिलामेंट में होते हैं। अच्छा, इसी में क्या होता है, इनका जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसके अंदर में छोटे छोटे क्या होता है, फोल्डिंग होता है। इनके अंदर में छोटे छोटे फोल्डिंग होता है, और वही फोल्डिंग क्या कहलाता है, और इस फोल्डिंग में पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसके कारण उनका नाम पड़ गया यानी क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर। ठीक है, इसी तरह से कुछ बना हुआ संरचना होता है। क्योंकि ये तो फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है, तंतुमय होता है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ाए हैं। इसमें एक सेल भी पाया जाता है, विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है। क्या नाम है उसका, बोलिए। अरे हेटेरोसिस्ट पढ़ाए हैं आप लोगों को, इसी में होता है हेटेरोसिस्ट। हाँ, क्या बोले थे इसके पहले? हाँ, ट्राइकोडेस्मियम तो ठीक था, हम उसमें क्या बोल दिए थे? ओ, ट्राइकोडेस्मियम, हाँ ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम। वहाँ तो रेड कलर का वो दूसरा होता है जो जिसके कारण सी रेड एपियर होता है, प्रोटिस्टा, गलती से निकल गया है, सही है सही है। ट्राइकोडेस्मियम जो है ये रेड कलर का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हटा दिया जाए इसे। चलिए अब आइए यहाँ से न्यूक्लियोइड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, केंद्रकाभ। पहले इसे समझ लीजिए, केंद्रकाभ क्या है इसके बारे में पहले एक बार बात समझ लिया जाए। सुनिएगा, केंद्रकाभ तो ऐसे भी हम आप लोग को बताए थे कि डीएनए एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, और डीएनए जो निगेटिव चार्ज बॉडी है उसको स्टेबल होने के लिए यानी अस्थाई होने के लिए क्या जरूरी है कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ मिलकर और वो स्टेबल हो जाए, अस्थाई हो जाए। तो इसलिए जब डीएनए प्रोकैरियोटिक में, याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक में जब डीएनए किसके साथ जुड़ती है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जब डीएनए किसके साथ जुड़ती है, प्रोटीन के साथ जुड़ती है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोइड का, न्यूक्लियोइड का निर्माण होता है। डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोइड जो बन रहा है यानी कि केंद्रकाभ, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ, ठीक है, केंद्रकाभ कहा जाता है। तो केंद्रकाभ कैसे बन रहा है, तो सर डीएनए, डीएनए प्रोटीन के मिलने से केंद्रकाभ का निर्माण होता है। कहाँ होता है ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा और हमेशा किसमें होगा, इन प्रोकैरियोटिक सेल। किसमें होता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल। और जब यही यूकैरियोटिक सेल में बाबू जब मिलेगा ना, जब यही यहाँ यूकैरियोटिक सेल रहता और वहाँ पे डीएनए जो है, डीएनए तो हर जगह निगेटिव चार्ज होता है, तो हम लोग के शरीर में जैसे हम लोग यूकैरियोटिक हैं, तो हम लोग के बॉडी में ये एक प्रोटीन से ही मिलता है, जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है। यहाँ भी डीएनए प्रोटीन से मिला होता है, लेकिन हम लोग में जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, और जुड़कर ये जो बनाता है ये न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। यहाँ तो ये किस में होता है, यह प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं ये यूकैरियोट में ऐसा होता है, ठीक है। ये इन यूकैरियोट, इसको क्या बोलिएगा, इन यूकैरियोट्स में ऐसा हो रहा है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका हैं, जीव वाले, जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो भी जीव हैं, उनमें डीएनए, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक हुए ना, तो हम लोगों में जो डीएनए है ये स्टेबल होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ रहता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जैसे ये मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके साथ में ये जो डीएनए है ये कैसा रहेगा जी,
तो ये बंधा हुआ रहता है, कुछ इस तरह का बंधा हुआ रहेगा, समझ में आया? ऐसे जो है ये फोल्ड रहता है, ऐसे बंधा हुआ रहता है। ये हो गया डीएनए। यहाँ जो ये संरचना देख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन। तो ये बन क्या गया, यहाँ पे संरचना क्या बना लिया सर? ये बना लिया न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम किस में बनता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। और अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियोइड कहाँ बनता है, केंद्रकाभ कहाँ बनता है, तो क्या बोलिएगा? इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बनता है। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोकैरियोटिक वाला ही बात यहाँ लिखिएगा अभी आप लोग, ये न्यूक्लियोसोम को लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। और रुक जाइए अभी 1 मिनट के पहले इसको समझिए क्या बोला गया। इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, ठीक है, या फिर जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। वही बताएं अभी आपको कि इसके कारण नहीं बन रहा है। अरे भाई ये सर्कुलर डीएनए है, अरे इसी को ना सर्कुलर डीएनए कहते हैं, चाहे इसी को जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, चाहे इसी को क्रोमोजोम कहते हैं, गुणसूत्र कह रहे हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे चल के हम आपको बताएंगे, अभी हायर क्लास में जब इससे बढ़िएगा आप आगे, या अगले कुछ चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि एक केंद्रक के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल जैसे मान लीजिए कि डीएनए को ही है, तो डीएनए को अगर आप कंडेंस करिएगा, कंडेंस यानी कि उसको दबा दिए तो क्रोमैटिन बन जाता है। और जब क्रोमैटिन को और कंडेंस करिएगा, मतलब सघन करिएगा, जब दबा दीजिएगा और, तब वो क्रोमोजोम बन जाता है। तो उसी तरह गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब गुणसूत्रवे के ऊपर में जीन पाया जाता है। तो जब ये सब कहानी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आगे एक एक प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। अभी इतना आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोइड कैसे बनता है। तो सर जीनोमिक डीएनए, चाहे सर्कुलर डीएनए सिर्फ आप बोल सकते हैं, सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, चाहे इसी को सिंगल क्रोमोजोम एकल गुणसूत्र, या जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ, इसी को कहा जा रहा है। तो जब अनुवांशिक पदार्थ और एंड प्रोटीन, यानी कि सीधे सीधे बोलिए ना सर, सीधे सीधे बोलिए कि जब डीएनए प्लस प्रोटीन एक साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोइड का निर्माण होता है। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी हिंदी में इसी को केंद्र काभ कहा जाता है। कहाँ बनता है केंद्र काभ? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि यूकैरियोटिक कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जब वही यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा डीएनए और प्रोटीन, तब क्या बनेगा? तब न्यूक्लियोसोम बनता है। अच्छा, वहां पे ये डीएनए किससे मिलता है? प्रोटीन से मिलता है, लेकिन वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है, जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, हिस्टोन अष्टक होते हैं। वो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे बनता है जी। यानी ये अगर कोई पूछ दिया केंद्रकाभ कैसे बनता है, तो सर केंद्रकाभ डीएनए तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। सर यहाँ कुछ लंबा लंबा बात बोल रहा है, ऑब्लिक दे दे के लिखा है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। कोई एक नाम इसमें से आपको याद रहना चाहिए। अरे इसी को अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। डीएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, और इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जिसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और इसका निर्माण न्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड के मिलने से, यानी कई सारे, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से, ठीक है। ये आगे हम इसके बारे में तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं। तो इतना बस याद रखिएगा कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब झिल्ली रहित। वो तो पहले ही से आप जानते हैं कि इसमें सर प्रोकैरियोटिक में जितना अंग होता है सब झिल्ली रहित होता है, झिल्ली होता ही नहीं है। तो झिल्ली रहित बोलिए दिया तो कौन गुनाह कर दिया, जाने दीजिए, झिल्ली रहित बोलने दीजिए। आप बस सीधे याद रखिएगा कि सर इसका निर्माण डीएनए तथा प्रोटीन के मिलने से होता है, बस बात खत्म। बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद क्या है, मैनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया में छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, बताए थे आप लोग को। ये तो हो गया आप इसका ये हो गया, जो मान लीजिए कि जो डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल यही है, आनुवांशिक पदार्थ। ये प्लाज्मिड वेक्टर बताए थे, प्लाज्मिड है ये, यानी वेक्टर डीएनए इसी को कहते हैं।
अच्छा, यानी ये वेक्टर है, प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है, वाहक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाहक जो है, वेक्टर जो है, ये सर्कुलर डीएनए भी, ये एक क्या है जी, एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है। ये क्या होता है, छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जो कहाँ होता है, जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है। ये हो गया जीनोमिक डीएनए। ये हो गया ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए, छोटा सा सर्कुलर गोलाकार डीएनए होता है। तो ये जीनोमिक डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर दैट इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक टू द बैक्टीरिया। अब देखिएगा ये क्या करता है, जीवाणु को एक यूनिक यानी अद्भुत फिनोटाइप प्रदान करता है। बाबू अब बात आता है कि सर ये फिनोटाइप क्या है, एक और शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जीनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रारूपी, और जीनोटाइप को हम लोग बोलते हैं जीनी प्रारूपी। तो दृश्य प्रारूपी का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जैसे अगर आप हमको देख के बोल रहे हो कि सर आप करिया हैं, तो ये आप मेरा फिनोटाइप बता रहे हैं। बस समझ में, ये फिनोटाइप बता रहे हैं। जैसे हम इनको देख के बोल रहे हैं आप पतले हैं, इनको देख के ना थोड़ा मोटे हैं, इनसे तो मोटे हैं, थोड़ा ज्यादा खाते होंगे उनसे। अच्छा, इनको हम अगर बोले कि भी पतले हैं, तो ये सब क्या हो गया, फिनोटाइप बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को बोले कि आप गोरे हैं, जैसे इनको बोले गोरे हैं, खुश हो गए, चलिए बहुत अच्छा बात है, इतना खुशी काफी है। हाँ, अब गोरे हैं, तो मान लीजिए कि जैसे बोले गोरे हैं, मतलब ये इनका फिनोटाइप बताए। लेकिन ये गोरे हैं, वो किस जीन के कारण गोरे हैं, वो हो गया इनका जीनोटाइप। बस समझ में आया। ये लंबे अगर हैं तो किस जीन के कारण लंबे हैं, वो हो गया इनका जीनोटाइप। आगे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, मतारी भी लंबी, पिता भी लंबे, अब बचवा कैसे बौना हो गया, ये कहानी सारा चीज जानिएगा। कैपिटल टी पूरा प्योर टॉल है ये, स्मॉल टी पूरा बौना हो गई। तो बौना का शादी अगर पूरा लंबा के साथ, एकदम माता अगर बौनी है, अब पिता अगर पूरे लंबे हैं, कैपिटल टी प्योर लंबा है, तो इससे जो संतान होगा ना, वो कभी भी बौना नहीं हो सकता है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी मिल के आपस में उटौले रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी माता भी लंबी पिता भी लंबे, लेकिन लंबा में जीन में कुछ त्रुटियां हैं, यहाँ छोटका वाला जीन, बौना वाला जीन उनके साथ है, तो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी एक समय ऐसा आएगा कि मिलके स्मॉल टी मतलब बौना संतान बना देगा, ठीक है। तो ये सब आगे आप लोग को जीन के बारे में पढ़ना है, सारा कहानी आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि देखिए बउआ, अब सुनिए, अब हम यही बताना चाहते हैं, कैपिटल टी देख के आप क्या बोलिएगा, बोलिए ना जी, कैसे बोलिएगा, सुंदर, अरे टॉल बोलेंगे, टॉल क्या बोलेंगे, टॉल, तो यानी लंबा। अरे कैपिटल टी मतलब टॉल होता है। मेंडल के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे, मेंडल साहब जो थे, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जेनेटिक्स के, जिनको फादर कहा जाता है, ठीक है, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था सिलेसिया में। सिलेसिया जो है ऑस्ट्रिया देश में पाया जाता है, और उसी जगह पे जब उनका जन्म हुआ था, तो ये उधर मोबाइल पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा कॉपी में, ठीक, हाँ मोबाइल में रिसर्च नहीं करना है बाबू। अब सुनिएगा, नहीं तो यही मोबाइल का रिसर्च देख रहे हैं, लड़का पतला हो गया है। अच्छा आप सुनिए, तो हम क्या बोले हैं आपको, हाँ वही बात हम बता रहे थे कि मेंडल साहब का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसमें सिलेसिया एक गांव है, उसी में बेचारे का जन्म हुआ था। और ये होनहार तो थे, लेकिन होनहार के साथ साथ गरीब भी थे। बेचारे के पास इतने खर्च नहीं थे। अपने जीवन का एक मुख्य समय सन 1856 से 1863 ईस्वी का समय पूरा का पूरा दे दिए थे मटर के पौधा पे, और 7 वर्ष तक ये मटर के गार्डन में, यानी मटर के बागीचा में रह के ये रिसर्च किए थे। उसके बावजूद भी बेचारे का पूरा जीवन तहस नहस हो गया। कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, कोई लोकप्रियता उनको नहीं मिला, कोई उनके बात को समझने ही वाला नहीं था। बेचारे के मरने के 16 साल के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवरीज और इरिक वॉन। तीनों साइंटिस्ट दोबारा उनके दिए हुए जांचों को जब पढ़े, तब बोले अरे बाप रे, मेंडल वे फादर थे,
ये तो जितना हम लोग सर्च कर रहे हैं मेंडल का, जितना बस मेंडल में यही एक खास बात थी कि वो जितना रिसर्च किए थे उसको संभाल कर रखे थे। अगर नहीं रखे रहते तब मेंडल को कोई बाद में फादरों नहीं मानता। मेंडल के मरने के 16 साल के बाद बेचारे को उपाधि मिली थी कि ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक, ही वाज द, इज नहीं, ही वाज द, मर न गए थे भाई, ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उसके बाद फूल माला चढ़ा के और उनको मान लिया गया कि आप ही फादर हो जेनेटिक्स के। तो आनुवांशिकी के पिता जेनेटिक्स आपको कहा जाता है। वो कहानी आप लोग वहां पढ़िएगा, लेकिन बेचारा जब तक जीवित रहा देखे उसको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। देखिए एक नहीं होता है, चोर होइए तो गलगर होइए, सुने हैं कि नहीं ऐसा कहा है? अगर आप चोर हैं ना तो गलगर होना सीख लीजिए। गलगर का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर आप में लाख गलती हो, आई अपने बात से सामने वाले का चुप करा दीजिए तो आप सही है। बस समझ में आता है? तो मेंडल साहब क्या किए थे ना कि वो बायोलॉजी में मैथ का उपयोग कर दिए थे, मैथमेटिकल अप्रोच का उपयोग कर दिए थे, वो स्टैटिक्स का उपयोग कर दिए थे, जिसके कारण बेचारे को बायोलॉजी में मैथ, ये तो एकदम बायोलॉजी के दुनिया में नई बात थी, उनको ऐसे ही हटा दिया सब। आजकल के समय में बाबू एक रात में एगो डांस कोनो कर दे रहा है बढ़िया से, थोड़ा कम कपड़ा पहना हुआ लड़का चाहे गर्ल्स ही है, और अगर उस तरह का वीडियो बना दिया तो रात भर में वायरल। काहे कि उसको देखने वाले ज्यादा लोग हैं, यहाँ हम लोग वीडियो डाल रहे हैं तो व्यूए नहीं जा रहा है, लाइके नहीं कर रहा है, सब कमेंटो नहीं आ रहा है, उस पर तो कमेंट करता है सब। मैं समझे कि उसको क्या इंडिकेट कर रहे हैं थोड़े। तो इसमें अपना अपना नंबर देने के लिए, अपना प्रमाणित करने के लिए तैयार होता है सब, हम है ना, हम है ना, हम है ना, नंबर सब डाल के एकदम पूरा रखा हुआ है। कॉन्टैक्ट कमेंट लिस्ट में पूरा नंबर है बच्चा सबका। कोनो ठीक है उसमें से मेरे क्लासों को कोनो लड़का मिल जाए, एक दिन लग रहा है नंबर को चेक करना पड़ेगा, ग्रुप से मैच कराना होगा किसका नंबर इसमें मैचिंग करा, कोनो क्लास का स्टूडेंट नहीं ना, क्योंकि इतना ना ज़्यादा बच्चा का ध्यान इस पे है। और 2 लाख में आईपीएस तो एक दिन के लिए, 1 घंटा के लिए बना ही है। 2 लाख रुपया इतना के लिए काफ़ी है। बिहार में कुछ पॉसिबल है बाबू। अब सुनिए, अरे हम लोग के बिहार में इतने होनहार बच्चे हैं जो कि मोबाइल से देख के ऑपरेशन यहाँ हो सकता है, मोबाइल से देख के बम बना सकता है, समझने की नहीं बात को, आईपीएस बना सकता है 2 लाख में, और क्या चाहिए। चलिए अच्छा अब सुनिएगा, हम क्या बोले हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया में ये जीनोमिक डीएनए है और ये सर्कुलर डीएनए है। तो जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है कौन? सर्कुलर डीएनए। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है छोटा सा सर्कुलर डीएनए। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब फिनोटाइप समझ गए, यानी कि यह जीवाणु को कुछ अद्भुत ये फिनोटाइप प्रदान करता है, यानी दृश्य प्रारूप प्रदान करता है। मतलब दृश्य प्रारूप का मतलब हुआ आकार, एक अलग आकार प्रदान करता है जीवाणु को। ठीक है, कैसे, कौन सा आकार? जैसा कि रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब कि ये एंटीबायोटिक के लिए, यानी एंटीबायोटिक के लिए इसे प्रतिरोधी बना देता है। ठीक है, चलिए इसको जरा एक बार आप लोग नोट करिए। एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, किए भी हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। किससे बना था? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पेनिसिलिन बोले कि पेनिसिलियम बोले। अरे पेनिसिलियम नोटेटम कवक का नाम है, फंजाई का। अब पेनिसिलिन ये है एंटीबायोटिक का नाम। इसको पहले उतारिए तो। न्यूक्लियोइड बराबर डीएनए प्लस प्रोटीन लिखिए लीजिएगा हेडिंग में। इसमें हिंदी लिख लीजिएगा सीधे, यह जीनोमिक डीएनए तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। बात समझ में आ गया? या ऐसे भी बोल सकते हैं यह डीएनए तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है, लेकिन थोड़ा आप स्पष्ट नहीं होइएगा। बड़ा वाला डीएनए जो दिख रहा है यह है जीनोमिक डीएनए, ये है सर्कुलर डीएनए। तो दो डीएनए ना है इसमें, तो ये बात याद रखिएगा कि यह जीनोमिक डीएनए तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है,
कोई वही बात है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, इसलिए सर्कुलर जीनोमिक डीएनए लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है सर्कुलर प्लाज्मिड लिखा हुआ होगा। देखिए सर्कुलर डीएनए यानी प्लाज्मिड, दोनों तो गोलाकार है भाई, सर्कुलर डीएनए ही है, लेकिन एक है जीनोमिक डीएनए और दूसरा है प्लाज्मिड। यानी इसमें आप लोग लिख सकते हैं कई जीवाणुओं में छोटे गोलाकार डीएनए अर्थात प्लाज्मिड होते हैं। दूसरे वाले का हिंदी है कई जीवाणु में छोटे गोलाकार डीएनए अर्थात प्लाज्मिड होते हैं। हो गया, अर्थात प्लाज्मिड जीनोमिक डीएनए के बाहर होते हैं, ऐसा लिखिएगा। कई जीवाणुओं में छोटे गोलाकार डीएनए अर्थात प्लाज्मिड जीनोमिक डीएनए के बाहर होते हैं। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के बाहर होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह जीवाणु को कुछ अद्भुत दृश्य प्रारूपी लक्षण प्रदान करते हैं। यह जीवाणु को कुछ अद्भुत दृश्य प्रारूपी लक्षण प्रदान करते हैं। हो गया, बनाते हैं। अर्थात एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।